छत्तीसगढ़ में कल पहले चरण की वोटिंग संपन्न हो गई और अगर आज के इन अखबारों की माने तो बहुत कुछ ऐसा छत्तीसगढ़ में होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना शायद नहीं की होगी। बस्तर के अंदर, जगदलपुर के अंदर अच्छी खासी तादाद में वोटिंग हुई है। 20 सीटों पर कल वोटिंग थी और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या वाकई कांग्रेस की जितनी स्कीमें थी, जिसका प्रचार प्रसार किया जा रहा था, क्या वो जमीन पर उतर पाई? क्या लोगों ने उस पर विश्वास किया? आज के अखबार कुछ मेरे पास में है और सबसे बड़ा जो मुद्दा बताया गया है वो है धान खरीदी का और कर्ज माफी का। धान खरीदने का जो फैसला छत्तीसगढ़ के अंदर 2640 रुपए में जो सरकार ने लिया, वादा किया था 2500 रुपए तक धान खरीदेंगे, लेकिन 2500 रुपए के धान को भी 2640 रुपए में, यानी 140 रुपए और ज़्यादा जो कांग्रेस ने पिछला वादा किया था 2500 रुपए में धान खरीदने का, उससे 140 रुपए और ज़्यादा बढ़ा करके जो धान खरीदा, किसानों के बीच में सबसे बड़ा फैक्टर वो, और दूसरा कर्ज माफी का फैक्टर। इन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी जगह से जो खबरें आ रही हैं, और कल मैं खुद राजनांदगांव के अंदर मौजूद था, रमन सिंह की सीट के ऊपर मौजूद था, और अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, चर्चाएं चलने लगी हैं कि क्या रमन सिंह भी अपनी सीट हार रहे हैं। बस्तर के अंदर, बस्तर संभाग की 12 सीटें और 8 सीटें राजनांदगांव की, और वहां पर क्या कुछ होगा, यही जो है वो सवाल है, और यही आज के कुछ अखबारों में इसका जिक्र है। और एक सबसे बड़ी जो गेम चेंजिंग कांग्रेस पार्टी की स्कीम हो सकती है वो है 107 रुपए में सिलेंडर खरीदने का। अब देखिए, कई सारी चीज़ें हमें पता नहीं चल पाती हैं जब हम दिल्ली में या और कहीं बैठ करके हम बात करते हैं, लेकिन थोड़ा जब लोकल स्तर पर उतरेंगे तब समझ में चीज़ें आएंगी। 107 रुपए में अब कांग्रेस जो है वो कह रही कि उज्ज्वला हितग्राहियों को कांग्रेस के वादे के हिसाब से सिर्फ 107 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, यानी करीब करीब 100 रुपए में। उज्ज्वला कनेक्शन जिनके पास में है गैस सिलेंडर का, उनको 100 रुपए के अंदर सिलेंडर मिलेगा। ये बात जो है वो कांग्रेस कह रही है, और इसके पीछे अलग अलग जो है वो उन्होंने स्कीमों का जिक्र बताया है। अब दूसरे चरण का मतदान होना है। 17 तारीख को 70 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होना है। और अगर 2018 की बात करें तो 2018 में 70 में से 52 सीटों के ऊपर कांग्रेस जीती थी। अब की बार स्थिति क्या होगी, क्योंकि अभी तक जिन 20 सीटों के ऊपर चुनाव हुआ है उसमें से ज़्यादातर अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें रिजर्व थी, लेकिन अब की बार जब वोटिंग होगी वो शहरी क्षेत्र में होगी। रायपुर है, बिलासपुर है, इन क्षेत्रों में वोटिंग होगी। तो ये 70 सीटें ये बहुत महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ की कुर्सी के लिए। तो इन पर क्या होगा, ये सवाल है। रसोई गैस के सिलेंडर पर जो है वो कांग्रेस एक अलग तरीके से जो है यहाँ पर गणित बता रही है कि 107 रुपए के अंदर हम जो है सिलेंडर देंगे, और 200 यूनिट तक बिजली फ्री, ये जो तमाम जो चीज़ें हैं, और 3200 क्विंटल तक धान की खरीदी। अभी 2640 रुपए में जो 2500 रुपए का वादा था वो 2640 में उसको धान खरीदी हुआ, और अब जो है वो 3200 रुपए तक। तो ये गांव देहात में मुद्दे कितना काम कर रहे हैं, कितना लोग इस पर यकीन कर रहे हैं। कल खैरागढ़ विधानसभा के अंदर मैं था और एक मेडिकल स्टोर वाले ने बाकायदा इस बात को कहा। अब सोचिए जरा, मेडिकल स्टोर जो व्यक्ति चला रहा है, जाहिर सी बात है कि बहुत कम जो है चांस है कि उसकी खेती हो, लेकिन वो भी इस बात को मान रहा है कि कर्ज माफी का जो मुद्दा है उससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनांदगांव की जो सीट है, रमन सिंह की अगर बात करें तो रमन सिंह जो है वो कभी उस तरह से जब 5 साल के अंदर जो अभी विपक्ष की राजनीति के तौर पर अगर देखें तो रमन सिंह कोई बड़ा आंदोलन या किसी तरह से मुखर होकर के सड़कों के ऊपर बहुत प्रचंड तरीके से भूपेश बघेल की सरकार को घेरते हुए नजर नहीं आए। और आज की खबर जो है मैं आपको दिखाऊं, पहले पन्ने की जो खबर है
उसको अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जो है वो अपने लेवल पर और अपने तरीके से चुनाव को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए नरेंद्र मोदी जी का कल का ही बयान है, मुख्यमंत्री का कार्यालय सट्टेबाजों का अड्डा कैसे बना हुआ था। ये नरेंद्र मोदी जी का बयान है। अब एक हफ्ते पहले इन चीज़ों को जो है वो शुरुआत की गई बीजेपी की तरफ से। हालांकि ये जो मामला है महादेव ऐप का, इसको लेकर के 24 अगस्त को भूपेश बघेल की सरकार ने, खुद भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि महादेव ऐप को बैन कर दिया जाए, लेकिन तब सरकार ने बैन नहीं किया इस ऐप को। अब उस मामले को जो है वो नए सिरे से धार दे करके, उसको पेंट करके पेश किया जा रहा है। तो अब इस पर लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक जो है लोगों के पास में बात पहुँची है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में आबादी जो है वो कम है, और खास करके जो कल 20 सीटों पर जहाँ पर मतदान हुआ है तो वहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें पहुँचा पाना, महादेव ऐप का जिक्र मुझे नहीं लगता है। और हमने कई सारे लोगों से कल ग्राउंड पर बात भी की और अब आगे भी बात करेंगे। ग्राउंड पर ये जो चीज़ें हैं एक हफ्ते के अंदर पहुँचनी बहुत मुश्किल है। अब बड़े शहरों में या जिस तरह से दिल्ली है, वहाँ पर जो है वो इन चीज़ों को आप पुश कर सकते हैं कि टीवी के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए, ठीक है, हर आदमी तक वो इन्फॉर्मेशन, वो बातें, वो चीज़ें पहुँच जाएंगी। लेकिन छत्तीसगढ़ जैसी जगह पर जब आप आएंगे तो अखबार का, इंटरनेट का और सोशल मीडिया का उस तरह से लोग प्रयोग नहीं करते हैं जिस तरह से बाकी की और जगह पर प्रयोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो नरेंद्र मोदी जिस बात को कह रहे हैं, जिस बात का आरोप वो लगा रहे हैं, वो चीज़ें ज़मीन पर उतरती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और इसलिए जो है वो बीजेपी के लिए एक बड़ी जो है वो यहाँ पर राजनीतिक तौर पर जो है वो ज़मीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। अब नरेंद्र मोदी जो है वो पूरे चुनाव को अपने नाम पर जो है वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरह के विज्ञापन जो है वो यहाँ पर अखबारों में पहले पन्ने पर चल रहे हैं, और रमन सिंह का चेहरा आपको दिखेगा भी नहीं। देखिए ज़रा, अगर दूर से कोई व्यक्ति देखेगा तो उसको रमन सिंह का चेहरा इस पोस्टर में दिखेगा नहीं। अब भले ही रमन सिंह जो है वो उस तरह से मुखरता से नहीं रहे, लेकिन दूसरा कोई नेतृत्व तो आप तैयार भी नहीं कर पाए। अगर आपको ये मालूम था, केंद्रीय नेतृत्व इस बात को समझता था कि रमन सिंह जो है उतनी धार नहीं दे सकते हैं, विपक्ष की राजनीति अब जो है वो रमन सिंह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 15 साल की सत्ता उन्होंने एक तरह से यहाँ पर चलाई है, और 15 साल की सत्ता के बाद में आप विपक्ष की राजनीति के तौर पर जब आप उतरें तो फिर बहुत कम चांस होते हैं। और रमन सिंह की उम्र और उनका जिस तरह से उनकी राजनीति रही है, तो वो उस तरह की रही भी नहीं है कि वो मुखरता से सड़कों पर या धरने प्रदर्शन या अनशन वगैरह करना, उस तरह की राजनीति कर पाएँ। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं दूसरा नेतृत्व जो है वो तैयार करना था, लेकिन उसमें भी बीजेपी जो है वो कामयाब नहीं हो पाई। रमन सिंह ही एक चेहरा है, और उसके अलावा दूसरा कोई और चेहरा बीजेपी पेश भी करती है तो लोग, छत्तीसगढ़ के लोग ही पहचान नहीं पाते हैं उस चेहरे को, क्योंकि हर किसी की एक अपनी जो है वो दायरा है। हर कोई जो है वो एक इलाके में, बिलासपुर का नेता है तो बिलासपुर रायपुर में अपनी पहचान रखता है, बस्तर की तरफ से अगर कोई नेता है तो वो बस्तर और उधर पहचान रखता है, रायपुर बिलासपुर में उसको कोई नहीं पहचानेगा। तो ये लूप पोल भी है। और इन सब के बीच में जो दो बड़ी चीज़ें रही हैं वो ये रही है, एक तो बस्तर के अंदर सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है वो बस्तर में हुई है, 84.65%। और कल रात को जब मैं आपको अपडेट बता रहा था तो उस वक्त में 78% का जो है मतदान की बातें सामने आ रही थी, और अब देर रात तक जो है वो फीडबैक आता रहा, और आखिरी जो अभी जो आंकड़े आए हैं वो 84% मतदान के आंकड़े जो है वो बस्तर से आए हैं। और सबसे कम मतदान जो है वो कोंटा के अंदर हुआ है, 50% मतदान हुआ है। और दंतेवाड़ा के अंदर, दंतेवाड़ा जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन दंतेवाड़ा में भी पिछली बार के मुकाबले 7% ज़्यादा मतदान हुआ है। और राजनांदगांव की जहाँ पर हम बात कर रहे थे, तो राजनांदगांव के अंदर भी 75% मतदान हुआ है। कुछ जगह पर जो है वो छिटपुट जो है वो खबर आई नक्सली हमले को लेकर के, लेकिन उनका जवाब भी दिया गया और
बहुत हद तक चुनाव को जो है वो प्रभावित नहीं कर पाए। और यही एक अपने आप में बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी है। सुरक्षा बलों की भी कामयाबी है, चुनाव आयोग की भी कामयाबी है कि चुनाव को लेकर के और जिस तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चुनाव को लेकर के जो मुश्किलें रहती हैं वो इस बार जो है उन पर पार पाया गया। और जिस तरह से व्यवस्था बनाई गई थी, हेलीकॉप्टर के जरिए जो मतदान कर्मी हैं उनको वहाँ पर ड्रॉप किया गया और हेलीकॉप्टर के जरिए ही उनको वहाँ से लाया गया। तो अब कुल मिलाकर के 20 सीटों का जो गणित है वो ईवीएम में बंद हो चुका है और अब 70 सीटें जो हैं वो बाकी हैं और 70 सीटों पर 17 तारीख को मतदान होगा। लेकिन जिस तरह से कल की 20 सीटों पर जो रुझान दिखा तो जाहिर सी बात है अब वो रुझान 10 दिनों में बाकी के जगह पर भी पहुंचेगा। लोग जो है वो बात करेंगे क्योंकि हर किसी की दिलचस्पी इस बात में होती है कि पहले चरण का मतदान हुआ है तो वहाँ पर स्थिति क्या है। और हर कोई जो है जो फ्लोटिंग वोटर जिसको कहते हैं, एक होता है कार्यकर्ता, एक होता है पार्टी कैडर से जुड़ा हुआ, एक होता है जिसकी विचारधारा किसी पार्टी के साथ जुड़ी हुई वोटर होता है, लेकिन एक वोटर होता है जो फ्लोटिंग वोटर होता है। फ्लोटिंग वोटर को ना बीजेपी से मतलब होता है ना कांग्रेस से मतलब होता है। फ्लोटिंग वोटर जो है वो जिधर की हवा बह रही होती है उधर फ्लोटिंग वोटर चला जाता है। और कई बार ऐसे में जो निर्दलीय प्रत्याशी होता है अगर उसकी हवा भी ज़्यादा अच्छी है तो वो उधर भी निकल जाता है। तो वो फ्लोटिंग वोटर जो है वो इस बार किसकी तरफ जाएगा, ये 20 सीटों का रुझान जो है वो भी अपने आप में टटोलेंगे। 10 दिनों में हर कोई इस बात को जांचेगा, परखेगा कि कैसे जो है वो वहाँ पर क्या कुछ हुआ है। और पार्टियों की तरफ से जो वार प्रत्यारोप का जो अभी जो सिलसिला चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का, वार पलटवार का, वो जाहिर सी बात है अब अगले 10 दिनों में और बढ़ जाएगा क्योंकि फीडबैक ऊपर तक भी जाएगा, पार्टियों के पास भी जाएगा और वो लोग भी अब इस बात को समझ रहे होंगे कि कितना जो है इस बार रास्ता आसान दिख रहा है, मंजिल जो है कितनी आसान दिख रही है और कितनी मुश्किल दिख रही है। बहरहाल लेकिन जो बड़ी चीज़ है वो यही है कि महंगाई, बेरोजगारी तो एक फैक्टर ज़रूर है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी है, लेकिन उसका शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा फर्क है। महंगाई, बेरोजगारी का जो गांव के क्षेत्रों में जो है, गांव के क्षेत्रों में लोग उसको उतना जो है वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं क्योंकि जो स्कीम यहाँ पर चलाई गई तो उसके बाद में लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये है कि हाँ कुछ न कुछ तो काम हुआ है, एक मौका जो है वो और दिया जाए। इस बारे में भी यहाँ का वोटर जो है वो बोल रहा है। उसको लग रहा है कि सिलेंडर जो सस्ता हुआ है या बिजली जो माफ़ हुई है या आधी हुई है या धान का जो रेट है वो बढ़ा है या कर्जा माफ़ी हुई है, तो ये 4-5 फैक्टर जो है उसके लिए बड़े फैक्टर हैं, 4-5 मुद्दे जो है उसके लिए बड़े मुद्दे हैं। और उसके बाद में वो यही देख रहा है कि अगर ये सब कुछ हुआ है तो और बाकी की चीज़ों पर जो है वो एक चांस और दे करके सरकार को परख सकते हैं, ये भी जो एक वोटर का मन होता है। बहरहाल कल 20 सीटों के ऊपर क्या कुछ हुआ, उसमें से कुछ सीटों पर हम लोग पहुंच पाए। अभी हम लोग रायपुर के अंदर है और रायपुर से बिलासपुर की तरफ हम निकलेंगे और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा लोगों से बात करते हुए कहाँ पर क्या कुछ माहौल दिख रहा है। अब ये जो शहरी क्षेत्र भी आ गया, हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें शहरी क्षेत्र नहीं है। रायपुर जो है मेन शहर है, बिलासपुर मेन शहर है, लेकिन रायपुर से अगर आप 4-5 किलोमीटर बाहर निकलेंगे तो फिर गांव शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से बिलासपुर के अंदर भी तो ग्रामीण क्षेत्र ही अब भी ज़्यादा रहेगा, लेकिन हाँ ये है कि अब शहरी क्षेत्र भी इसमें एंट्री हो गई है। तो माना जाता है कि शहरी क्षेत्र में जो है वो बीजेपी का थोड़ा प्रभाव रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस का ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो ये सारी चीज़ें अब कितना कहाँ पर है, इन चीज़ों को परखने का काम जो है वो करेंगे। बहरहाल आप बताइए कि इन 20 सीटों को लेकर के आपको रुझान क्या समझ में आ रहा है। और कल जब हम वहाँ पर थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग आपने वहाँ की देखी है, लोगों से हमने बात की है और बड़ी संख्या में लोगों से बात की है, तो उसको देखकर भी आपको क्या समझ में आया, क्या होने वाला इस बार छत्तीसगढ़ में। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।